अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है खराब मूड के साथ अमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं और नए दिन का आगाज कर चुके हैं। बाज़ औक़ात सुबह ऐसा होता है या दिन के आगाज में कोई वाक़या ऐसा होता है जो आपकी तबीयत आपके मूड पे गिरा गुजरता है और उसकी वजह से इम्कान ही होता है कि आपका शायद पूरा दिन ठीक ना हो। ये फितरी भी है और ख़ास तौर पे कुछ आदतन भी हो जाता है कभी कभार। कुछ इंसान वैसे ही कभी खुश नहीं भी रहना चाहते, तो इट्स ओके, मतलब इट्स ओके। ये जिंदगी का हिस्सा है। कहने का मतलब ये कि किसी एक लम्हे को बुनियाद बनाकर आप बाकी वक्त को या बाकी दिन को स्पॉइल नहीं कर सकते, करना चाहिए नहीं, और थोड़ी सी कोशिश करके एफर्ट करके उस वाक़े से मूव ऑन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जिंदगी में बहुत जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, जब भी आप उदास हो, परेशान हो, तो आप इंडिया वाला मैच याद करें। हाँ, अब वैसे मुझे लगा अमला हसन अब रिलेट कर सकती हैं और दिल की बात बताएंगी। खैर, जबरदस्त बात है। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और सारी नजरें उसी के ऊपर है। लेकिन उससे पहले जो सूरत हाल हो रही है भारत के अंदर, उस पर भी हमने बात करनी है। वो बड़ी खतरनाक हो रही है। लेकिन हाँ, पोल बता दें। आज का हमारे पोल है कि पाकिस्तान बामुकाबला जो न्यूजीलैंड है उसमें जीत किसकी होगी। और ये व्हाट्सएप नंबर 0320141638 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अपनी राय का इजहार करें। शो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि कितने परसेंट पानियों को लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा और कितने लोगों को लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। न्यूजीलैंड जीतेगा। अच्छा, पिछली दफा जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पोल हमने किया था तो उसमें हमें याद है तकरीबन 46% लोगों ने कहा था कि भारत जीतेगा और 54% पाकिस्तानियों ने कहा था कि, यानी कि आपको यकीन ही नहीं था। अब आप जरा यकीन रखिए। और लेकिन एक बात से मैं बड़ा डर रहा हूँ, ये जो आज मीडिया पे हमारे चैनल समेत जो खबरें चल रही है ना, हम हिसाब चुकता करेंगे, हम ये ना करें प्लीज। आई वाज जस्ट अ बिट अफ्रेड। लेकिन अल्लाह करे अच्छा मैच हो और बहुत अच्छे से हम इस मैच में कामयाबी हासिल करें। दूसरी जानिब हम भारत के खिलाफ जो तारीखी फतह हुई है, इसमें मकबूजा कश्मीर और बांग्लादेश समेत जो दुनिया भर में पाकिस्तानी हैं वो तो भरपूर अंदाज में जश्न मना रहे हैं। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त सफ़े मातम बिछा है। शर्मनाक शिकस्त के बाद जो हिंदुत्व के पैरोकार हैं, जो इंतहा पसंद हैं, वो वापस से बाहर नजर आते हैं और मुसलमानों से बदला लेना शुरू कर दिया। और भारत के कई शहरों में मुसलमानों और कश्मीरी तलबा पर हमले भी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से जो मुस्लिम क्रिकेटर थे मोहम्मद शामी, उनके खिलाफ नफरत अंगेज और घटिया मुहिम शुरू की गई है और उन्हें भारत छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं और उन्हें साथ साथ गद्दार भी करार दिया जा रहा है। भाई, इट वॉज अ पार्ट ऑफ गेम। मतलब आप इतना पर्सनल हो के अपने क्रिकेटर को जो इतने सालों से आपकी टीम में खेल रहा है, आप उसको गद्दार कह रहे हैं। मतलब थोड़ा तो दिमाग खोल के कुछ सोचें कि भाई जब लीडरशिप अमला हसन, जब लीडरशिप इंतहा पसंद होती है ना, जब वहां से इंतहा पसंदी का मैसेज आता है, जब नरेंद्र मोदी खुद एक इंतहा पसंद रहनुमा है, सर्टिफाइड दहशतगर्द हैं, अगर उनकी तरफ से एक मैसेज आएगा तो जो नीचे हिंदुत्व के पैरोकार हैं, ये जो फिलॉसफी है वो डेफिनेटली पेनिट्रेट करेगी। और यही हमें इंडियन सोसाइटी में नजर आता है। बहरहाल आप 29 साल हमसे रहे, हम कुछ ना बोले, हम एक मैच जिता दें, जीत जाए और 10 विकेटों से, खैर ये तो एक शर्मनाक था ही, तो आप इतने गुस्से हो जाएं, तो ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। इमरान, द बेस्ट पार्ट इज बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स थे इंडियन टीम के, उन्होंने मोहम्मद शामी के साथ बड़ा स्टैंड लिया है और उन्होंने ट्वीट्स भी की थी, जिसमें हम तेंदुलकर भी बात करें, उन्होंने भी ट्वीट किया कि हम शामी के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से ऑब्वियसली ही इज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज़ एक क्रिकेटर की फीलिंग को एक स्पोर्ट्समैन समझ सकता है। खैर, अमन से रहें, अगर हमारा मैसेज जा रहा है, अमन से रहना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट करें, स्पोर्ट्स से रिस्पेक्ट का और टॉलरेंस का मैसेज मिलता है, इंतहा पसंदी का नहीं। इंडियंस प्लीज ग्रो अप। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन हम ज्यादा बात न्यूजीलैंड पे करेंगे। आज हमारा मैच है, हम आगे में आपको बताएंगे भी हेडलाइन। बढ़ती महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान। महंगाई ने 3 बरस में गुज़िश्ता 70 साल के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इदारा शुमारियात का एतराफ। मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालिबा कर दिया। अपने भी पराए होने लगे। बदतरीन महंगाई पर MQM पाकिस्तान ने हुकूमत को खैराबाद कहने का इंदिया दे दिया। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना न्याजी दिखाएंगी खवातीन को फ्री बेकिंग और कुकिंग सिखाने वाला इदारा गो फ्लोर। जेम्स वेब खलाई दूरबीन 15 लाख किलोमीटर दूर L2 पर जाएगी। तफसीलात जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। हेडलाइंस आपने जानी, सेगमेंट्स भी हैं और क्रिकेट पे भी बात होगी, लेकिन आगाज में बात होगी महंगाई पर। आज की बड़ी खबर है।
मुझे ऐसा लगता है इमरान हसन कोई नई बात करने लगी है, फिर महंगाई की बात करती हैं, अब क्या नहीं करें? आ रही है, नहीं आ रहा अच्छा, है महंगाई market में नई कुछ। से मुराद ही होती है कि कीमत बढ़ रही है। और आज के हमारे एक्सप्रेस ने लिखा है कि तकरीबन 7 रुपए इजाफा होने जा रहा है पेट्रोल की कीमतों में, और डीजल में आई थिंक 5 रुपए था? जी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, चेक करके बताते हैं आपको। तो इजाफा होने जा रहा है, ये आज की खबर है, ऐसी शुनीद है। खैर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ओबियसली माशी सूरत हाल का जिक्र करते हैं। तो मुल्क में महंगाई का तूफान है, रुपया मुसलसल नीचे गिर रहा है, डॉलर तारीखी बुलंदियों पर है और नीचे नहीं आ रहा। डॉलर ओपन मार्केट में 175 रुपए तक पहुंच गया है। IMF से मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। दूसरी जानिब FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क है, इकोनॉमिस्ट ये कहता है, और हुकूमत का अपना जो इदारा है ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ये कहता है कि मुल्क में गुज़िश्ता 3 साल में महंगाई पिछले 70 साल से ज़्यादा उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में दुगना इजाफा हो गया है, जबकि घी, तेल, चीनी, आटा, मुर्गी का गोश्त कीमत जो है उनकी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। अदारा शुमारियात के मुताबिक अक्टूबर 2018 से अक्टूबर 2021 तक बिजली की कीमतों में 57% इजाफा हुआ है, जबकि LPG के घरेलू सिलेंडर में 51%, जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 साल के दौरान 49% इजाफा हुआ है। ये हुकूमती इदारे ही हैं और इदारा शुमार जो हम शुमारियात की बात करें ये उसके अदादा शुमार है। उसके बावजूद हुकूमत और वफाकी वज़रा का दावा है कि महंगाई दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में अभी भी कम है और मजीद कम हो रही है। पता नहीं कौन सी दुनिया में फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। उधर हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं MQM पाकिस्तान, उसने मुल्क भर में बदतरीन महंगाई का इतराफ़ करते हुए खबरदार किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हुकूमत के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई के खिलाफ हमें पता है अपोजिशन जमातें भी मुल्कगीर एहतजाज कर रही हैं। मसाइल के फौरी हल के लिए नए इलेक्शन का भी मुतालबा किया जा रहा है, जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने IMF की शराइत पार्लियामेंट में पेश करने का भी मुतालबा कर दिया। अच्छा, ये गलत बात नहीं है वैसे, मुझे लगता है कि अगर कोई बात अगर पार्लियामेंट में डिस्कस हो, सभी स्टेक होल्डर्स हैं, सभी का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने 29 अक्टूबर को महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। पीपल्स पार्टी को भी ख्याल आ गया है कि एहतजाज महंगाई के खिलाफ करना चाहिए। सद्दाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं जी, मेंबर असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो अब क्या महसूस करें। सदाकत साहब, थैंक यू वेरी मच। हल्के में तो जाते होंगे आप और यकीनी तौर पे लोगों से इंटरेक्ट भी करते होंगे, बल्कि मैंने आपको देखा भी 1-2 दफ़ा मरी की सड़कों पे मॉल रोड के आसपास रोम अराउंड करते हुए। तो ये जब आप अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और वो आपके वज़रा की स्टेटमेंट्स, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पूरा मुल्क सब्सिडीज़ पे नहीं चल सकता, असद उमर साहब ने कहा कि अवाम को जितना सब्सिडीज़ की मद में रिलीफ देना था कि मज़ीद नहीं दे सकते, तो इस किस्म की बातों के ऊपर अवाम आपसे नहीं पूछती कि क्या आप हमें एक बंद गली में ले आए हैं और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है इस सारी सूरत हाल के बाद, या अब भी आपको लगता है कि अवाम को उम्मीद है आपसे? साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मुझे मेरी आवाज़ वापस आ रही है, ठीक कर दीजिएगा। अच्छा जी, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में, वैसे बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हल्के में देखा। मैं आज भी अपने हल्के का ओपन डे कर रहा हूँ, जिसमें तकरीबन पब्लिक डे में 400 से 500 बंदा आता है मेरे पास। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लोग महंगाई की बात करते हैं कि जी क्यों इतनी ज़्यादा महंगाई है। फिर हमारा काम है, हम इस पार्टी के जिम्मेदारान हैं, हम उनको समझाते हैं कि महंगाई की वजह यह है कि पिछले पूरे 1 साल में दुनिया में तेल की कीमतें डबल हो गई। इसकी वजह से पेट्रोल डीजल महंगा है, पेट्रोल डीजल की महंगी होने की वजह से सब कुछ महंगा हो गया। दूसरी बात यह है कि जो खाने का तेल है जिसको हम पाम ऑयल से बनाते हैं, पाम ऑयल जो है वो पिछले 1 साल में 3 गुना महंगा हो गया, इसलिए यहाँ घी महंगा है। इसी तरह हम उनको समझाते हैं कि आटा दाल चीनी इसलिए महंगा है कि इनकी कीमतें बढ़ गई हैं फसलों की, और फार्मर्स को, किसानों को। ये तो वो बात है सदाकत भाई जो आप कहते हैं, फिर आगे से लोग क्या कहते हैं वो बताइए। जी सुने, मैं समझा रहा हूँ पूरी बात, उसके बाद उनको बताते हैं कि हमें बिजली के बड़े महंगे मायदों में फंसाया गया और हर साल की इंक्रीमेंटल कीमत उनसे तय की गई, जिससे बिजली के खसारे बढ़े। लोग मोर और लेस समझते भी हैं और लोगों को ये पता है कि महंगाई है और पूरी दुनिया में इस वक्त 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। उनको बताते हैं कि कोरोना के बाद जब मईशतें खुली हैं तो हर तरफ डिमांड है। उनको मैं ये भी बताता हूँ कि जो किराए वाला जहाज है, जो कार्गो जहाज है, उसकी कीमत जिसकी $1000 थी आज $5000 हो गई है। तो लोग समझते हैं, लोग नाराज भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको पता है कि ये एक क्रेडिबल हुकूमत है, कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं महंगाई के साथ साथ, तो लोग यकीन माने, आप मानेंगे नहीं, 99% लोग सेटिस्फाइड जाते हैं। हमने तरक्याती काम कराए, हमने यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने अस्पताल ठीक किए, हमने गवर्नेंस बेहतर की, लोगों से राब्ता बेहतर किया। तो ये एक बात हकीकत है, महंगाई हकीकत है, लेकिन साथ साथ लोगों को पता है कि पाकिस्तान में सियासी ऑप्शन भी
इमरान खान के अलावा और क्या हो सकता है, कोई है ही ठीक हो गया, यही ऑप्शन देख के वोट दिया था उन्होंने। लेकिन खैर सदाकत अली अब्बासी साहब, अभी आपसे भी बात होती रहती है, आपके और दीगर जो गुजरे हैं वो भी आते हैं। हमने उस दिन एक इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कोट की तो उन्होंने कहा जी ये अदादोशुमार उन्हें क्या पता, हम आपको बेहतर बताते हैं। अब आपका जो इदारा शुमारियात, उसने कहा है कि पिछले 70 सालों में मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है महंगाई। तो आप इसको भी जस्टिफाई करेंगे या आप कहेंगे कि नहीं ये इदारा भी या इसकी रिपोर्ट भी गलत है, हम जो बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? नहीं, मेरे सामने इस वक्त मोबाइल पे वो रिपोर्ट खुली है। आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आप उसकी बात कर रहे हैं, और जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जो 51 चीज़ों की प्राइसेस की रेशो निकालता है। अभी उसने कहा कि 51 में से पिछले 2 हफ्तों में 29 चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं और बाकियों की कम हुई हैं या सेम रही हैं। बिल्कुल उनको मानते भी हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि 70 साल की हाईएस्ट महंगाई है, ये भी आपके नॉलेज के लिए कि पूरी दुनिया में 50 साल की इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है। थोड़ा सा फर्क है कि पाकिस्तान में चूंकि गरीब मुल्क है, इसलिए फूड पे पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आया हुआ है, तो फूड का हिस्सा बहुत बड़ा है हमारे खर्चे में, इसलिए पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा है। हमारा एनर्जी और फूड मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे बजट का, हमारे एक बंदे के बजट का, घर के खर्चे का, गरीब लोगों का। इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। वरना ये फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है। तो आपकी खबर पाकिस्तान की दुरुस्त है, मैं आपको दुनिया की खबर दे रहा हूँ कि जिस तरह कोरोना वबा थी और हर दुनिया के हर मुल्क में गई, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज है, इसी तरह महंगाई अगर इस वक्त पूरी दुनिया में है तो पाकिस्तान को उससे बचाना खासा मुश्किल है। गो के हुकूमत ने बहुत बड़ा एक महंगाई को खत्म करने का प्लान जो अगले 2.5-3 महीनों में आ रहा है, मुझे सवाल करेंगे तो मैं उसकी डिटेल्स भी आपको वो डायरेक्ट सब्सिडीज का जो आपका प्लान है कि डायरेक्ट सब्सिडी देंगे आप, प्लान अच्छा है, ओबियसली देना चाहिए। इसके अलावा आपके पास या हुकूमत के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है कि कैसे होगा, देना चाहिए, वो बात अपनी जगह। लेकिन हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें सदाकत अब्बासी साहब, अगर आपने ओबियसली आप चूंकि हुकूमत में इकोनॉमी को समझते ही होंगे, 2 साल के अंदर कोई भी प्लान इकोनॉमिकली वर्कआउट नहीं करता है मुआशी तौर पे। इवन अगर आप कोई बॉन्ड्स भी बेचते हैं डॉलर्स के अंदर या पाकिस्तानी करेंसी के अंदर, तो उसका भी टाइम को 2 साल तो होता नहीं है, 10 साल तक कम से कम होता है। तो 2 साल में क्या आप यही एक जिसे कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को हुकूमत उन्हीं से उलझती रहेगी और उन्हीं को संभालती रहेगी कि आज चीनी को कंट्रोल करे, वज़ीर आज़म साहब कभी आटे के ऊपर इजलास करेंगे, कोई बड़ी पॉलिसी तो आप दे ही नहीं पाए पिछले 3 सालों में, कोई डायरेक्शन तो आप इकॉनमी को दे ही नहीं पाए। अगर दिए तो बताइए कि आज अगर ये महंगाई है भी इंटरनेशनल इन्फ्लेशन की वजह से, तो हमने इस वक्त एक ऐसी बुनियाद रख दी है कि 5 साल के बाद हम हुए या ना हुए अवाम उसका फ्रूट खाएगी। कुछ ऐसा है तो बता दीजिए सदाकत साहब। बिल्कुल, आपने बड़ा संजीदा सवाल किया, उम्मीद है मुझे संजीदा मेरा जवाब पूरा सुनेंगे। जब हम आए थे तो ग्रोथ तो 5.8% थी, लेकिन पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर का था। पाकिस्तान का खसारा 20 अरब डॉलर का मतलब है खुदा न खासा दिवालिया। और आपको पता है रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे? रिजर्व में 7 से 8 अरब डॉलर पड़े थे। आज आपने लॉन्ग टर्म पूछा है, तवील मुद्दती स्टेप पूछा है, आज 28 से 30 अरब डॉलर इस पाकिस्तान के खजाने में पड़े, जो आपके और मेरे लिए सेफ्टी है। खुदा न खासा पाकिस्तान आज कोई मुश्किल फैसला करता है, पाकिस्तान आज एब्सोल्युटली नॉट कहता है, पाकिस्तान को खुदा न खासा कोई सूरत खराब होती है तो हम बड़े सेफ हाथों में, उस वक्त हम बिल्कुल बहुत सारे उसमें से पैसे सदाकत साहब, एक तो बड़ा हिस्सा ओवरसीज पाकिस्तान, कतई कलामी की माजरत, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी का है जो कि ओब्वियसली कोविड में और हवाला हुंडी से पैसे नहीं आए, डायरेक्ट चैनल से आए, जो कि शायद अब दोबारा कोविड खत्म हुआ है तो उसके चांसेस मौजूद है, अल्लाह करे ना हो, अच्छी बात है। और बहुत सारा पैसा ऐसा भी है जो हमने देखें, आप सुने जो मैंने बहुत बड़े सर्टिफिकेट्स बेचे हैं, वो कहाँ से सर, वो हमने वापस करना है, उसका मंथली मुनाफा देंगे हम बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी को। आप प्लीज अब कीजिएगा। अब मेरा जवाब सुने। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो तारीख में कभी नहीं आए। जिस तरह कोरोना इस मुल्क में आया ना, पूरी दुनिया बैठ गई। आपको खुशी होनी चाहिए कि इस मुल्क में 10 करोड़ डोजेस लग चुकी हैं कोविड की, जो बहुत बड़ा एक इनकलाब है। और अगले इंशाअल्लाह 3 महीनों में पंजाब और केपी की 100% आबादी को 10-10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड भी मिल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा इनकलाब है। तो ये सारी बातें जो उनकी बातें थी उनकी थी। अगर दोबारा से अगर आप इसको एहसास करें कि जो आप बात कर रहे हैं कि जी कोरोना से 2-3 अरब डॉलर आ गए, उस वक्त 20 अरब डॉलर का खसारा था जो आज 2-3 अरब तक आ गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कम हो गया था ना, फिर बढ़ रहा है। 3800 अरब था, जीरो हो गया था, बल्कि प्लस में चला गया। 3800 अरब था। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, वो अचीवमेंट थी, वो कम हुआ था, लेकिन वो दोबारा मैं अगली बात कर लूं। अब सुनिए, टैक्स का रेवेन्यू 3800 अरब था, आज वो 5900 अरब तक जा रहा है। अब जो आप कह रहे हैं खसारा क्यों बढ़ा है,
खसारा इसलिए नहीं बढ़ा कि इस हुकूमत ने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए बढ़ा कि जो ऑयल, जो क्रूड ऑयल $40 का था एक साल पहले, आज वो 85 का हो गया। जो हम पाम ऑयल मंगवाते थे वो 3 गुना महंगा हो गया। पूरी दुनिया में नहीं, आपकी मुश्किलात का सदाकत भी एहसास करते हुए मैं बात करूं, ये हुकूमत भी हमारी हुकूमत है, हम ही वोट से इंपोर्ट का वॉल्यूम उतना ही है, पाकिस्तानी इंपोर्ट का वॉल्यूम उतना ही है, इंपोर्ट महंगी हो गई है, इस वजह से खसारा बढ़ रहा है, मशीनरी इंपोर्ट हो रही है। लेकिन अल्लाह ना करे कि $20 अरब का खसारा तो पाकिस्तान को खत्म करने के मुताबिक था, $4-5 अरब का खसारा। नहीं, उसमें सवाल ये है कि एक तो वो खसारा दोबारा बढ़ रहा है, आपकी मुश्किलात का एहसास करते हुए कि कोविड था, कोविड में अच्छा परफॉर्म किया आपने, वैक्सीनेशन में अच्छा परफॉर्म किया आपने। मेरा सवाल ये था कि अगले कुछ इससे निकलना भी तो है ना, या इसी में रहना है। जापान तो तबाह हो गया था जी, हर साल उसमें सुनामी आता है, तबाह होता है, फिर खड़ा हो जाता है। चीन के अंदर तबाही आती है, बारिशें होती है, वो फिर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे ममालिक वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। हमने क्या इसी में रहना है कि जी ये हो गया तो पिछलों ने ये कर दिया, या कोविड नहीं, आगे भी तो जाना है ना। तो मैं सदाकत भाई सवाल ये करूं कि अगले 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या कर चुके हैं जिससे अगले 5-7 साल में बेहतरी आएगी, हमारी नस्लें देख लेंगी शायद। अच्छा, आप मुझे कम से कम जवाब देने, आपने बड़ा लंबा सवाल किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जापान में सैलाब आता है और वो ये नहीं, वो सुनामी आता है और वो बच जाता है। हमारे यहाँ कोविड आया और 1.5 तक नेगेटिव ग्रोथ गई। आज हम 4% की ग्रोथ पे चले गए, रिकवर कर लिया। मैंने आपको बताया कि GDP नेगेटिव गई, टैक्स रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन आज हम टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन रेमिटेंसेज रिकॉर्ड पे हैं। ये पिछले 5 साल नवाज शरीफ के दौर में एक्सपोर्ट आपकी गिर रही थी, आज आपकी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह $30 अरब को टच कर रही है। ये सारे वो रिमार्केबल अचीवमेंट है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। आज हम खुदा न खासा IMF की मदद मिले ना मिले, पाकिस्तान के जो रिजर्व की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो रोशन डिजिटल अकाउंट आए, चाहे वो हमने इंटरनेशनल में कोई ऑपरेशन किए, आज पाकिस्तान स्टेबल है। वो जो आप कह रहे हैं सारा ओके, आखिरी सवाल मेरा, चले टाइम मेरे पास कम है, 3 अरब में चला जाता है तो ये बढ़ नहीं रहा। आखिरी सवाल, ये डॉलर 175 का इसलिए हुआ है कि आपके गवर्नर कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को फायदा होता है। ये सवाल नहीं है, ये महज एक बात ही सवाल मेरा सियासत के हवाले से है। शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि IMF से जो आपकी बात हो रही है उसे पार्लियामेंट में लेकर आए, और आपकी इत्तेहादी MKM आपको छोड़ने का इंदिया दे रही है कि आपसे महंगाई काबू नहीं हो रही। इन दोनों मसाइल का जवाब देते हुए क्लोज करेंगे। जी बिल्कुल, शहबाज साहब जो बात कर रहे हैं वो आइडियली ठीक है, उनसे पूछेगा उनके भाई, और वो 3 दफा हुक्मरान ने कितनी दफा पार्लियामेंट में लेके आए थे, कितनी दफा उन्होंने जो नहीं किया वो आप भी नहीं करेंगे, आप तो मुख्तलिफ करें, कुछ आप बता दें। नहीं, इखलाकी सुनो, इखलाकी तौर पर मैं शहबाज शरीफ को जवाब दे रहा हूँ कि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, तो उनको यह है कि हम देंगे। मैंने सवाल का कहा कि जी करना चाहिए, मैंने कहा जरा आप भी अपनी शक्ल आईने में देखें तो आपको लगेगा कि आप कितने डरावने थे। मैं शहबाज शरीफ के लिए कह रहा हूँ। अब दूसरी बात ये कि ये MQM है, आपकी GDA है, आपकी बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, या हमारी Q लीग है, ये हमारे एलाइज हैं। उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है, और ये पॉलिटिकल प्रोसेस में ये गिव एंड टेक, ये दबाव, ये डिमांड, ये होती रहती हैं। रेस्ट एश्योर्ड, पाकिस्तान के पॉलिटिकल होराइजन पे PTI के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये वो जमातें भी समझते हैं, वो इत्तेहाद करेंगे तो किससे करेंगे? क्या MQM कोई अकेले पाकिस्तान में इलेक्शन जीत सकती है? क्या MQM पीपल्स पार्टी से बैठ सकती है कि जिन्हें कराची को तबाह कर दिया? क्या Q लीग कर सकती है कि जो पंजाब में अच्छा, तो ये सारी बातें मीडिया कंजम्पशन के लिए। ये जो बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली हुई है, कहा जा रहा है कि ये एक रोड मैप है मरकज के अंदर तब्दीली का, और अहम खबर ये है कि BAP जो कि आपकी इत्तेहादी जमात थी, वो नए CM के लिए तहरीक इंसाफ के बजाय JUI को साथ मिलाने जा रही है नए CM के इंतखाब के लिए। इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सभी लोग आपसे किनारा कशी कर रहे हैं, आपकी जो LI पार्टीज हैं। चलें, ये आपका तज्जिया है, लेकिन बलूचिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो मुख्तलिफ है। सुने, मुख्तलिफ है। हमें किसने हटाना है? पीपल्स पार्टी हमारे खिलाफ अदम-ए-एतमाद लाना ही नहीं चाहती, नून लीग लाना नहीं चाहती, तो क्या आप फरिश्ते अदम-ए-एतमाद लेके आएंगे? तो आप आज बिल्कुल रावी चैन लिख रहा है। हम सारा ये जो बातचीत हो रही है, ये अगले इलेक्शन के लिए अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए बात हो रही है। और ये मैं बता दूं, पीपल्स पार्टी और नून में जो मुकाबला है ना, वो अगले इलेक्शन में नंबर 2 का मुकाबला है, नंबर 2 पे। चले, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात जाते जाते सदाकत भी, एक बात जाते जाते करता जाऊं। पिछली दफे भी जब MQM आपसे अलहदा हुई थी तो आपको उनको एक्स्ट्रा वजारतें देना पड़ी थी कि वो साथ रहें, क्योंकि आप हट सकते थे। जब काफ लीग नाराज हुई थी तो नई वजारतें देना पड़ी थी, चूंकि आप हट सकते थे। तो आप ये ना कहें कि आपको कौन हटाएगा। सर ऐसे ना करें, सर नंबर्स गेम। बट थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। ज्यादा होता मजीद बात करते, बहुत शुक्रिया। सदाकत अली अब्बासी साहब अलग सुबह से बात करें। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे हम कुछ 14वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप की, जिसका इनेकाद हुआ और इसमें कराटे चैंपियन शाहिदा अब्बासी ने इनफरादी काता कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शाहिदा अब्बासी से कबल आलमी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त प्लेयर है। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाहिदा को हम खुशामदीद कहेंगे। शाहिदा, वर्ल्ड एक्सप्रेसो, कैसी हैं आप? शुक्रिया अल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम। से ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिदा, सबसे पहले तो इस काता कैटेगरी के हवाले से बताइएगा कि ये कौन सी, किस तरह की टाइप है और ये दीगर टाइप से किस तरह से मुख्तलिफ है? वेल कराटे सेल्फ डिफेंस मीन्स एम्प्टी हैंड, तो इसी तरह का जो कराटे मतलब बहुत ही टफ गेम है क्योंकि मार्शल आर्ट्स में आती है। तो इस तरह मतलब ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि लड़कियों के लिए कराटे नहीं है, लेकिन अगर हम नोटिस करें आजकल के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट्स करती है वही लड़कियां करते हैं लड़कों के बनिस्बत। तो और हमेशा भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कों को मेडल ज़्यादा नहीं आते, मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के ही मेडल ज़्यादा आते हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सेल्फ डिफेंस सीखना हर किसी की मतलब ख़ास तौर पर मतलब आज के ज़माने में हर किसी को सीखना भी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी वाक़या हो सकता है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ हरकत तो करे। हाँ बिल्कुल सही। नहीं और एज अ प्लेयर भी ओबियसली वो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए कि आप जैसे जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए। तो ये बताइए काता कैटेगरी और दीगर कैटेगरीज में फ़र्क क्या होता है, मतलब मुख्तलिफ कैसे है ये, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप बैनुल-अक़वामी सतह पे कहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं? जी वेल इसी तरह है कि कराटे में 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 कैटेगरी होते हैं, एक काता होता है और एक कुमेते होता है। काता में इस तरह है कि आप टेक्निक सिखाते हैं जो आप फाइट में अप्लाई करते हैं, या आप जब किसी को मतलब बोंका इज आल्सो अ पार्ट ऑफ काता। तो जिस तरह हम कहते हैं कि कोई अगर हम पे अटैक करे तो हमने अपने आप को कैसे बचाना है और उसको कैसे गिराना है, तो काता में ये सारे टेक्निक सिखाते हैं। तो सबसे मतलब मुश्किल ये होता है कि काता में एक ही पर्सन मैदान में जाकर अपनी फुल परफॉर्मेंस, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, स्टाइल हो, दाची मतलब आप कैसे बैठे हुए हो, अपने नीज पे, पैरों पे कितने दबाव है, ये सारे जो मतलब आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी आई एक्सप्रेशन, आपकी फेस एक्सप्रेशन, आपकी टेक्निक्स, वो सब नोटिस करते हैं। कुमेते में फिर ऐसा है कि दो शख्स मैदान में जाते हैं और एक दूसरे से फाइट करते हैं। अच्छा। तो इसी तरह का जी ये सॉरी मैं आपको रोकूंगा, एक वीडियो हम आपकी चला भी रहे हैं, एक हम आपकी वीडियो चला भी रहे हैं, इसमें इतनी एनर्जी और जिस तरीके से आपकी मूवमेंट्स हैं, मतलब माशाल्लाह दे आर कमाल। इस वक्त लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम चाहेंगे आप एक्सप्लेन करें, बहुत ही ज़बरदस्त करें आप तो ये। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसी तरह है ना, क्योंकि इंसान को अपनी फोर्स लगाना होता है। आप जितने भी अच्छे प्लेयर्स हो, वर्ल्ड चैंपियन हो, इवन कुछ भी हो, आप पहले जब भी मैदान में जाते हो तो थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, क्योंकि आपको हर प्लेयर यही चाहता है, उसी का ख्वाब है कि आप पहले मैदान में जाओ और हमेशा गोल लेकर आओ। इस तरह हर किसी ने भी ये नहीं चाहा है जी। तो हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन, हमारे दिमाग में जो भी चल रहा है वो सब हम एक तरफा करते हैं और मैदान की तरफ कंसंट्रेट करते हैं। और खास तौर पर आप अकेले मैदान में जाते हो तो पूरी कंसंट्रेशन आपकी तरफ है। 7 रेफरीज बैठते हैं, ऑडियंस है, शाउट्स है, बहुत से शाउट्स है। एनर्जी आपको खुद भी मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा शाहिदा, अपनी ट्रेनिंग के हवाले से भी बताएं कि ट्रेनिंग किस तरह की है आपकी और किस तरह से आप अपने ट्रेनिंग पैटर्न्स को सेट करती हैं? हमारी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, क्योंकि मार्शल आर्ट्स आसान गेम नहीं है, खासतौर पर कराटे ये तो बहुत मुश्किल गेम है। हम मॉर्निंग को ट्रेनिंग करते हैं, हम इवनिंग को ट्रेनिंग करते हैं, हम रात को ट्रेनिंग करते हैं, 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, हम जिम वर्कआउट करते हैं। जी अच्छा। इसी तरह का ट्रेनिंग करते हैं ताकि हमारी बॉडी हार्ड हो जाए और हम स्ट्रॉन्ग बन जाए ना, क्योंकि इस तरह लोग तो कहते हैं ना, लड़कियां क्योंकि नाजुक टाइप की होती है, वो खासतौर पर ज़्यादा टफ ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं ना, तो हम उसके खिलाफ जाते हैं, अपनी बॉडी के खिलाफ जाते हैं ताकि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम हमें तो बिल्कुल आप नाजुक नहीं लग रही, और आपकी जिस तरह की मूवमेंट्स हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स सॉर्ट ऑफ अ वीडियो गेम कैरेक्टर। वो इतनी परफेक्ट आ रही हैं जैसे कोई डिजाइन्ड कैरेक्टर होता है। आपकी जो बॉडी पोस्चर है और जिस तरीके से द वे यू आर मूविंग माशाल्लाह। तो आप इंटरनेशनली, मैंने पहले भी सॉरी वो सवाल जवाब रह गया था, इंटरनेशनली इस वक्त कहाँ स्टैंड करती हैं और क्या आप किसी इंटरनेशनल बड़े कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड वाइड कम्पीट करने का इरादा रखती हैं जिसमें आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, और कर तो सकती हैं आप, लग रहा है हमें?
इंशाल्लाह इसी तरह तो हर प्लेयर का ख्वाब है, चाहे वो वर्ल्ड हो, ओलंपिक हो, हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि वो जाकर खेले। बस मैं तो खुद एक टाइटल से नवाजी जाती हूँ। मुझे काता क्वीन कहते हैं, साउथ एशियन काता क्वीन कहते हैं मुझे। साउथ एशियन गेम्स में मैंने पाकिस्तान का सबसे पहला गोल्ड दिया है, पाकिस्तान का आगाज़ मैंने गोल्ड से किया है। तो इसी वजह से मुझे पाकिस्तान ने, खासतौर पर हमारे पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने मुझे काता क्वीन के नाम से नवाजा है। नो तो डाउट मुझे आप इस काता नाम क्वीन पे ही इस है। जिस बहुत तरह से आपने परफॉर्म किया है, वो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक शाहिदा, कि आप इसी तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करती रहे। और जितनी लोग जो कहते हैं कि लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, बड़ी गलत फहमी है। आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि आप नाजुक हैं, आप उतनी स्ट्रांग हैं जितना एक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो प्लेयर या स्पोर्ट्समैन होता है। सो थैंक यू वेरी मच शाहिदा फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा लगा आपसे बात और अभी आप लाहौर जब होंगी तो आपको इंशाल्लाह हम स्टूडियोज में भी बुलाएंगे, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके भी, और खासतौर पे देख के आपका गेम। यू डूइंग ग्रेट, मैं बहुत इंप्रेस हो गया हूँ। हाँ, मैं भी हुई हूँ। शाहिदा हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट के हवाले से, और एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमें क्रिकेट शो के अंदर भी सराहते हैं और कहते हैं कि हम अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। उससे आगे बढ़ते हुए, आज का मैच बड़ा मैच है। जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ अनवर हसन, तो सईद अजमल ने टोका था बड़ा मैच नहीं कहना, 20 ओवर का 20 ओवर का बड़ा मैच है। ओके, उन्होंने कहा ये 22 ओवर का थोड़ी, जो कहते हैं बड़ा मैच है, सो आई लाइक इट। अच्छा, लेकिन ये जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो मेरा फोकस न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर था, ट्रस्ट मी और नॉट, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था कि हम इंडिया से जीतेंगे। लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे लगता तो इंडिया से तो मुश्किल ही है, लेकिन न्यूजीलैंड को हमने हराना है। इंडिया से जब हम जीत गए, अब तो हमें हराना, मेरे अब तो हराना ही है ना, तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। और न्यूजीलैंड के हवाले से जी, हम क्योंकि इन्होंने बहुत एंड मोमेंट पे जो हमारा टूर है उसको कैंसिल किया था, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी अपसेट हुई थी और हमारी क्रिकेट को बेसिकली बड़ा नुकसान हुआ था। और बड़ी अच्छी एक वो चल रही है कि मौका के बाद अब धोखा जिनने हमें दिया उनसे हमें निपटना चाहिए, लेकिन लेट्स नॉट बी दैट एरोगेंट एज इंडियन मीडिया वाज। अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, हमें आजिज़ रहना चाहिए। आवर कैप्टन इज क्वाइट हम्बल, वो बड़ा गेम के ऊपर बिलीव करने वाला लड़का है बाबर आजम, और इसी तरीके से बाकी प्लेयर्स को भी वो खिला। तो वी बिलीव कि जिस तरह वन यूनिट होकर पाकिस्तानी टीम खेल रही है, अच्छी क्रिकेट का मुजाहिरा करेगी और अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आएगी। खैर, गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो अफगानिस्तान ने कमाल किया, और टॉस जीतते हुए ही उन्होंने फैसला अपने हक में बैटिंग के लिए लिया और फिर उसको सच साबित करके दिखाया। हैरान कुन कारकर्दगी के बाद स्कॉटलैंड की 60 रन पर पूरी टीम आउट कर, 60 रन पे, मतलब हद नहीं होगी। लेकिन उसके साथ साथ कल हमारे एनालिस्ट ने भी कहा था कि अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो खतरे की घंटी बजा सकते हैं, और नजीबुर रहमान ने 5 और राशिद खान ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और 130 रन कामयाबी से उन्होंने हासिल किए। 130 रन से कामयाबी। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस ने ग्रुप की तमाम टीमों को रेड अलर्ट कर दिया, और अफगानिस्तान टॉप पे आ गया। एग्जैक्टली। खैर, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से बता रहे हैं कि शाम 7 बजे वो शारजाह में अहम टाकरा होगा, और न्यूजीलैंड के हवाले से आपको बता देंगे। वैसे न्यूजीलैंड याद है ना आपको, एक दफा फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये वही टीम है जो गैर मुल्की साजिशों का आलाकार बनी, और जिन्होंने इस टीम को वापस भिजवाने के लिए अपना रोल प्ले किया, आई मीन इंडिया, उनको तो अल्लाह ने उनका गुरूर तोड़ा। हमने क्या तोड़ा? हमने तो कोशिश की, दुआएं की, टीम ने कोशिश की, अल्लाह ने उनका गुरूर तोड़ा। नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता था कि इंडिया जैसी इतनी मजबूत टीम, जिसके सारे प्लेयर्स फॉर्म में भी हैं, फिट भी हैं, आईपीएल खेलने हैं, कंडीशंस को समझते हैं, स्पिनिंग अटैक, पेस अटैक पूरा है, बैटिंग कमाल है, उसके बावजूद वही टीम एक अच्छा टोटल दे के 10 विकेटों से पाकिस्तान से हार गई। तो इसमें डेफिनेटली अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो मदद थी वो शामिल हाल थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एहसास दिलाना था उनको कि उन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ। खैर, ये 17 सितंबर का वाकया जी, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड ने अचानक उस वक्त खत्म किया जब मैं और आप टॉस का वेट कर रहे थे कि 5 मिनट के बाद टॉस आएगा और हम मैच देखेंगे। सीरीज मनसूख की गई और सीरीज के फौरन बाद डिमांड किया गया कि हमने वापस जाना है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनकी प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डर्न को फोन किया, वो मुल्क में नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने कॉल किया, रिक्वेस्ट की कि हम प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं आपकी टीम को, आप टीम को ना जाने थे, हम जिम्मेदारी लेते हैं उनकी सिक्योरिटी की, लेकिन चूंकि वो दूसरों के हाथों में खेल रहे थे तो दौरा मनसूख किया। एग्जैक्टली, और दौरा मनसूख होने पर शायकीन क्रिकेट ने सख्त मायूसी का भी इजहार किया था, और अब सोशल मीडिया पर कौमी क्रिकेट टीम के जो चाहने वाले हैं उस ख्वाहिश का इजहार करें कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी शिकस्त दे और उसे भरपूर जवाब दे, क्योंकि जो मामला हुआ वो उसका जवाब अब परफॉर्मेंस और ग्राउंड में देना चाहिए। कौमी टीम अब T20 वर्ल्ड की मोस्ट फेवरेट
टीम बन चुकी है और ऐसा शेन वॉर्न ने भी कहा, और वो न्यूजीलैंड को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत भी रखती इंशाल्लाह, है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैन ये डिमांड भी कर रहे हैं। 20 मैचेस के आदाद शुमार अगर हम आपको बता दें थोड़े से, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस हैं 24 उस पे इंटरनेशनल एग्जैक्टली T20 24 इंटरनेशनल T20 मैचेस, इसमें 14 पाकिस्तान ने और न्यूजीलैंड ने 10 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। सो ओवरऑल पाकिस्तानी टीम का पलड़ा अभी भी भारी और है। वर्ल्ड कप के अंदर 3 आउट ऑफ 5 पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान So, पाकिस्तान जीता को वहां पे भी एज है। और दूसरा एज साइकोलॉजिकल है, जो खुद केन विलियमसन है, उन्होंने खुद कहा है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त फेवरेट है, और पाकिस्तान को इस मैच के लिए भी उन्होंने फेवरेट करार दिया है। लेकिन खुदारा टीम पाकिस्तान, आई नो यू आर नॉट वाचिंग अस, आप अपनी ग्राउंड में अपनी प्रैक्टिस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन मे बी योर फैमिली इज वाचिंग, मे बी सानिया इज वाचिंग एंड शी कैन टेल शुएब भाई कि इस तरह की बात पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, आपकी आजिज़ी ही हमें पसंद है और आपकी आजिज़ी ही हमें चाहिए, और उसी ने अब तक आपको फतह दिलाई है। और जब भी, जैसे आपको याद होगा सरफराज अहमद, यूनुस खान, मिसबाह हक, जो कप्तान हम्बल रह के खेले, उन्होंने कमाल कामयाबियां दिलाई हैं। तो आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। आजिज़ रहते हुए गेम के ऊपर फोकस करके वी बिलीव कि हम इस मैच को जीतेंगे, और कितनी इंशाल्लाह, बड़ी इंशाल्लाह, खुशी इंशाल्लाह। कौम को मिली जीत की। और वो इतनी बड़ी खुशी है कि अभी तक वो खुशी, रोज जब हम सोचते हैं हम खुश हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया को मैच हराया, और क्योंकि ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 29 ईयर्स के बाद हम इंडिया से मैच जीते और 10 विकेटों से जीत गए। और उसके बाद सोशल मीडिया पर जो फैंस की एक एक्साइटमेंट है, फिर जो हमारे मोमिन साकिब साहब हैं वो जिस तरह की वीडियोस बार बार बना के भेजे हैं, आपको पता है आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेज पे मोमिन साकिब के पिक्चर्स और वीडियोस ये लगाई मैंने हैं। नहीं देखा। एग्जैक्टली। Okay, और that's आईसीसी का पेज बहुत एक्टिव चल रहा है भाई, उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट में बहुत सारी चीजें लगाई हैं, साथ वो इंडियन उस हवाले से इसलिए भी कि कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल हसन, हम अपनी गेम Proof से प्रूव किया है, करते हैं। बिल्कुल। हमारे पास अब ये रिकॉर्ड, इंडिया को 10 विकेट से हमने हराया, 10 विकेट से हम जीते। सो वी हैव मेड लॉट्स ऑफ रिकॉर्ड्स, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस टू द टीम। शाम को 5 बजे हम आएंगे तो जोश जगाते में भी हम इन डिटेल्स इस पे बात करेंगे, Oh, बट ये yes. बेस्ट विशेस हैं। दुआ में पाकिस्तानी टीम को लिए। याद रखिए। अभी हम देखेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है मेरा पाकिस्तान का, जिसके अंदर आज हिना न्याजी हमें फ्री बेकिंग एंड कुकिंग सिखाने वाले गो फ्लोर के बारे में बताएंगी। सो व्हाट दिस वेंचर इज, आज के मेरा पाकिस्तान में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना मुल्क की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं गो फ्लोर में मौजूद हूँ। गो फ्लोर एक ऐसी जगह है जहाँ ख़वातीन को कुकिंग और बेकिंग सिखाई जाती है और उनको बाइख्तियार बनाया जाता है। गो फ्लोर है क्या और यहाँ किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है, अंदर चल के जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, इस वक्त हमें गो फ्लोर की को फाउंडर आसमा शाह ने ज्वाइन किया, उनसे जानेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में। और इतनी अच्छी मुझे आते ही यहाँ पे खुशबू आ रही है चीज़ें बेक होने की, कुकीज़ की, ब्राउनीज़ की, ब्रेड की, और सुबह का टाइम है और नाश्ता भी नहीं किया हुआ। तो मैं सबसे पहले तो आसमा को बोलूँगी कि आसमा मुझे किचन टूर दे दें। ज़रूर आ जाएं आप। जी मास्क पहन लेते हैं। जी जी। एंड आई एम ऑल प्रिपेयर्ड फॉर द किचन टूर। ये हमारा किचन है जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हैंड्स ऑन सारी ट्रेनिंग है। जी। तो जो हमारी ट्रेनीज़ हैं वो हर चीज़ खुद बनाती हैं। अच्छा अच्छा आसमा, सबसे पहले तो मैं इस इनिशिएटिव की तरफ आऊँगी कि ख्याल कैसे आया गो फ्लोर बनाने का? ये था कि औरतें कम ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होती हैं और उनको भी मौका मिलना चाहिए किसी सेफ़ इन्वायरमेंट में काम कर सीखना और करना। तो इसीलिए मेरे पार्टनर और मैंने सोचा कि हम ये शुरू करते हैं। और अब 2.5 साल हो गए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। हमने 50 से ऊपर औरतों को ट्रेन किया है और कुछ के बिजनेसेस भी हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम जब वो यहाँ से ट्रेनिंग कर लें तो वो अपना फूड बिजनेस सेटअप करें। तो आप क्या उनको प्रॉपर ट्रेन करती हैं कि यहाँ से ट्रेन होने के बाद वो अपना बिजनेस जाके प्रॉपर तरीके से चला सकें? जी बिल्कुल। अच्छा आसमा, ये क्या है, थोड़ा सा अगर मुझे बताएं तो। लुक्स रियली इंटरेस्टिंग, कुछ डो सी मुझे लग रही है। ये इनके क्रॉसों बनेंगे अब। ओह, तो ये इनकी प्रेप जो है वो काफ़ी पहले करनी होती है क्योंकि इनके लेयर्स बनने होते और हैं। काफी वो सॉफ्ट से होते हैं और काफी उसमें लेयर्स भी होती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा आसमा, किचन की तरफ दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पे कुछ चीजें बेक हो रही हैं। ठीक है। And this place smells really good.
यहाँ पर सावरडो का प्रिपेयर होने वाली है, तो इसका जो मिक्सचर डो है, है, बैटर हाँ, सा वो बन रहा है। वो बन रहा है। ओके, तो ये होल व्हीट से ही बन रही है बिल्कुल। जी। उसका कलर जो है वो बता रहा है। जी, ऑलराइट, बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी, दिस प्लेस इज वेरी हाइजीनिक, वेरी क्लीन, नीट। ऑलराइट, एंड यहाँ पर चीजें बेक होती हैं। जी, यहाँ पर ये हमने इस एक ओवन से शुरू किया था काम, अच्छा, इस ओवन से शुरू किया था। और एक मिक्सर से, और माशाल्लाह हमारे अब 5 ओवन हैं। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे अभी इस टाइम क्या बेक हो रहा है? केक्स बेक हो रहे हैं। शुमाइला जो है हमारी ट्रेनी आई थी, शुरू से हमारे साथ हैं, अब वो ट्रेनी सुपरवाइजर हैं। Oh my तो वो सबको God. संभालती हैं। This smells really good, divine. और ये जो है शुमाइला यहाँ पे ट्रेनी आई थी और अब यहाँ पर इनके साथ काम करी और जी। आपने देखा और सारी ट्रेनीज को संभालती हैं। तो ये सारी चीजें फ्रेशली बेक होके आप इनको पैक भी यहीं पे करते हो? जी, जी, If जी। I'm not wrong, ये sourdough यहाँ पर है। जी, ये हमारी वेरी फेमस सावरडो है लाहौर में। आई थिंक वी आर द ओनली वंस जो कि होल व्हीट में कर रहे हैं। होल व्हीट में कर रहे हैं, जबरदस्त। ये सारी चीजें जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही हैं, ये सब फ्रेशली बेक्ड है। अभी जब मैं आई तो ये मेरे सामने बेक होके चीजें बाहर आ रही थी। अच्छा आसमा, मुझे ये बताओ कि अभी तक आप कितनी ख़वातीन को एम्पावर कर चुकी हो, और जिस तरह से आपने बताया कि जब वो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाती हैं तो आप उनको प्रॉपर बताते भी हो कि किस तरह से आगे जाके कारोबार में आना है, किस तरह से चीज़ों को बनाना है और किस तरह से इन चीज़ों को बेचना है। हम 50 से ऊपर औरतों को ट्रेन कर चुके हैं यहाँ पर, ओवर 2 साल की हिस्ट्री। और मैं इंकरेज करती हूँ कि वो अपना साइड बिजनेस भी साथ साथ शुरू कर दें ताकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल जाए। तो काफ़ी जो हैं उनके बिजनेसेस हैं जहाँ वो केक्स और इस तरह की चीज़ें बनाती हैं अपने नेटवर्क में। जो यहाँ से कुछ औरतें जा चुकी हैं उनके तो काफ़ी अच्छे बिजनेस चल चुके हैं। अच्छा। यस, एंड दे आर डूइंग वेरी So वेल। they are still in contact with you, आपको कांटेक्ट करके बताती हैं? बिल्कुल आती हैं, विजिट भी करती हैं और अच्छा। सारा कुछ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम चाह रहे हैं कि हम इन्हीं के जहाँ से ये आती हैं उन्हीं इलाकों में माइक्रो बेकरीज और तंदूर्स खोल लें। अच्छा। ताकि ये उनकी ओनरशिप लें, मैनेज करें, रन करें। और क्योंकि हमारा एम्फेसिस है कि हम होल व्हीट ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें, हम कोई प्रिजर्वेटिव्स या नेचुरल अननेचुरल चीज़ें नहीं डालते। तो हमारा मकसद है कि वो चीज़ें उनके लिए भी हों। और ये विमेन एम्पावरमेंट का आई थिंक बहुत एक बड़ा काम है जिस तरह से आप ख़वातीन को एम्पावर करी हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ट्रेनिंग अगर होती है, ख़वातीन जब आती हैं, जब ट्रेनिंग लेती है, क्या कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं? कितने महीनों के लिए यहाँ पे उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है? वो आती हैं मंडे से सैटरडे, पूरा दिन करती हैं। अच्छा। और उनको स्टाइपेंड भी मिलता है, खाना भी मिलता है। और और तो इंसेंटिव है कि खाना भी साथ में मिल रहा है, स्टाइपेंड भी मिल रहा है। और वो 6 महीने मैं उनको कहती हूँ कि 6 महीने मिनिमम तो लगाएं आप, ताकि आपको हर चीज़ आ जाए। ये नहीं है कि आपने बस 1-2 महीने किया, क्योंकि उससे कुछ नहीं आता। जब तक आप रोज़ ना चीज़ें बनाएं, आपको एक थोड़ा ट्रेनिंग नहीं मिलती जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। बिल्कुल। क्या ऐसी भी ख़वातीन यहाँ पे आती हैं जो वेल ऑफ बैकग्राउंड से होती हैं, उनको कुकिंग का या बेकिंग का शौक होता है और यहाँ पे आके सीखना चाहती हैं? शादी से पहले कोई ऐसा कोई कोर्स है कि जल्दी से क्विक सा कोर्स करवा दें, शादी आ रही है? रोज़ मुझे कोई 5 क्वेरीज तो आती हैं। अच्छा। जो कि लो इनकम की कैटेगरी में नहीं आती। तो अभी तो नहीं मैंने शुरू किया। मेरी कोशिश है कि उनको भी सिखाएं, बिकॉज हमारे लिए वो अच्छी रेवेन्यू स्ट्रीम होगी जो इस प्रोग्राम को फंड कर सके। तो वो मैं अब प्लानिंग स्टेज पे हूँ उसकी, तो देखें। ऑलराइट। अच्छा, जो बेकिंग है, जिस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स आप खरीदती हैं, काफ़ी ज़्यादा अखराजात इन सारी चीज़ों पे आते हैं, तो आसमा मैनेज किस तरह से करती हैं? क्योंकि आप तो फ्री ऑफ कॉस्ट ख़वातीन को ट्रेन करती हैं, तो ये सारा जो सेटअप है, बिजली का बिल है, तो सारे अखराजात मैनेज किस तरह से होते हैं? वो इस तरह से होते हैं कि हम अपनी बेकरी में वो बेचते हैं चीज़ें। तो कैफ़े भी हमने शुरू किया हुआ है, तो कॉफ़ी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, वी सर्व ब्रेकफास्ट, लंच। सो जो भी हमें इनकम जनरेट होती है सेल से,
हम उन्हीं पैसों से ऑपरेशन रन करते हैं ये। ओके आसमा, जितनी भी ख़वातीन इस टाइम आपको देख रही हैं जिनकी लो इनकम है, वो खुद से नहीं कोई इस तरह का इनिशिएटिव ले सकती हैं, खुद से पे करके इस तरह के कोई कोर्सेज नहीं ले सकती, क्या मैसेज देना चाहोगी आप? जो मेरे पास औरतें आती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल था शुरू में बाहर निकलना, बिकॉज़ एक तो मोबिलिटी इश्यूज़ बहुत हैं यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, फिर फैमिली इश्यूज़ बहुत होते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ सिंगल मम्स, तो उनके चाइल्ड के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उनको पता है कि अगर वो यहाँ से सीख जाएंगी वो फिर अपना होम बेस्ड बिजनेस खोल सकेंगी। तो यही है कि आपने लॉन्ग टर्म देखना है कि मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से सीख लूँ तो मैं फिर उसका बेनिफिट किस तरह रीप करूँगी। अच्छा, मुझे आसमा थोड़ा सा बताओ इस जगह के बारे में, ये इतनी खूबसूरत जगह, इसको डेकोरेट किस तरह से किया, फिर टाइमिंग्स क्या है इस कैफ़े की? मतलब सुबह 9:30 to 6 till 6, ऑल राइट, मतलब 6 बजे तक यहाँ पे हम आ सकते हैं, चाय वी कैन ऑर्डर। अच्छा, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग्स हैं या ऑल डे आप ब्रेकफास्ट? All day. अच्छी, हाइजीनिक, साफ और बहुत पुरसकून जगह है। मतलब यहाँ आके द मिनट आई एंटर्ड दिस प्लेस, इतनी खुशबू मुझे ज़बरदस्त आ रही थी बेकरी आइटम्स की, फिर ये जगह, इस जगह की ग्रीन है ना, बहुत दरख्त हैं, प्लांट्स बहुत हैं। इट्स ब्यूटीफुल। तो ये क्या आपने खुद ही डेकोरेट किया हुआ है सारा, फर्नीचर, एवरीथिंग? जी, हमने खुद ही किया हुआ है। वेरी नाइस। अच्छा आसमा, क्या इरादा रखती हैं फ्यूचर में? क्या गो फ्लोर किसी और शहर में बनाएंगी या इस जगह को एक्सपैंड करने का इरादा रखती हैं? हमें बहुत रिक्वेस्ट आती हैं डिफरेंट सिटीज़, स्पेशली इस्लामाबाद और कराची, तो हमारी कोशिश है कि हम इवेंचुअली वहाँ पर भी खोलें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आसमा फॉर योर टाइम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। एंड यू। और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक टर्की से है, और आसमा ने हमें बताया कि यहाँ पे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी आते रहते हैं और उनकी कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद हैं। तो इस वक्त मेरे साथ टोल्गा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam. How are you? I'm good, thank What you. do you have And to you? say about this place? This place is the very special place because of is the bread and dessert is the very delicious and very special. What do you like the most here? Is bread many kind of bread is there, yes, and the plain bread is perfect in the my favorites. And dessert is tart, is honey nut tart is perfect. Okay, great. Pakistan Zindabad. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जिसमेम आज जेम्स वेब जो है वो L2 पर जा रही है 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस हवाले से वकार अहमद मलिक हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। देखते हैं आज का साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी जेम्स वेब टेलीस्कोप की, जो कि L2 पर जा रही है। 1.5 किलोमीटर दूर ये पॉइंट है, 1.5 किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जा रही है। और ये टेलीस्कोप जो है ये किस हद तक मुआविन साबित होगी यूनिवर्स को, कायनात को, इसके राजों को समझने के लिए। इसके लिए मेरा ख्याल इतना इशारा ही काफ़ी है कि उससे पहले इन नज़रियात को वज़ा करने में, कायनात को समझने में जिस टेलीस्कोप ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की वो हबल थी। और हबल जो है वो 600 किलोमीटर दूर है और उसका ऑर्बिट जो है वो ज़मीन से 600 किलोमीटर। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जा रही है ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जा रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये L2 जो पॉइंट है ये क्या है। इनको कहते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट्स, और ये लैग्रेंज पॉइंट्स जो हैं ये वो जगह हैं, यानी अब लैग्रेंज पॉइंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो बहुत ही आसानी से हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ टू लार्ज बॉडीज एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर। या आप इसको बहुत ही आसान तरीन ज़बान में ये कह सकते हैं कि स्पेस में किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे आप हों तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी जो है उसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, कोई ना कोई जिस्म जो है वो आप खींचेगा अपनी कशिश शकल की वजह से। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, दो बॉडीज़ के दरमियान हमेशा 5 पॉइंट्स ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पे अगर आप हों तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल उस तरीके से मौसर नहीं होती और आप एक ख़ास इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। अगर और ये कोई भी दो लार्ज बॉडीज़ स्पेस के अंदर, हमें मालूम है कि सन जो है वो एक लार्ज बॉडी है, अर्थ भी एक लार्ज बॉडी है स्पेस के अंदर। और ये तमाम चीज़ें ऑफ कोर्स ये आप टू स्केल नहीं है। स्केल अगर करना चाहें तो फिर सूरज बहुत बड़ा दिखाना पड़ेगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। वरना अगर इस तरह सूरज आप बनाएं तो यहाँ पे अगर मैं डॉट भी लगाऊंगा तो वो भी ज़्यादा है, मतलब ज़मीन इतनी छोटी है। लेकिन अगेन अपने मैथ्स के हिसाब से
और ये एक दो लार्ज बॉडीज़ हैं, तो इनके दरमियान डेफिनेटली वो 5 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे विदाउट एनर्जी हम स्टे कर सकते हो। इसी वजह से कहा जाता है कि ये स्पेस ट्रैवलिंग जब स्टार्ट होगी तो उस वक्त ये रेस्ट एरियाज हुआ करेंगे कि वहाँ पे बगैर एनर्जी के आप जब तक चाहें, मतलब एक इन्फिनिट टाइम ऑफ पीरियड वो आप वहाँ पे रह सकते हैं बगैर किसी एनर्जी के। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जेम्स वेब जो है वो किस पॉइंट पे जा रही है। वो हम जानते हैं कि L2 जा रही है, और L2 को अगर हम देखें तो ये अर्थ से इस साइड पे यहाँ पे आएगा L2, और ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इस साइड पे ये पॉइंट है। L1 भी तकरीबन 1.5 मिलियन किलोमीटर इस साइड पे है, और L3 जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इस लाइन को खींचें तो इस साइड पे L3 है, और तकरीबन यहाँ पे L4 और यहाँ पे L5। जगह नहीं है लेकिन ये तकरीबन यहाँ पे है। अभी क्योंकि ये तमाम पॉइंट्स जो हैं इन पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गपशप हो सकती है, लेकिन अब अगर हम फिलहाल L2 पे ज़्यादा फोकस करें और बाद में किसी टाइम पे इन तमाम पॉइंट्स को देखे जा सकता है। L2, L1 और L3 ये अनस्टेबल कहलाते हैं। अनस्टेबल से मुराद ये है कि यहाँ पे आपको अगर रहना है तो यकीनन बगैर एनर्जी के आप रह सकते हैं, लेकिन आपको इतनी एनर्जी ज़रूर चाहिए क्योंकि अनस्टेबल हैं, तो जिसकी वजह से हर 21 दिन के बाद जेम्स वेब को एक थ्रस्ट देना पड़ेगा ताकि वो इस पॉइंट से निकले नहीं। अगर आप L5 या L4 पे हैं, यहाँ पे आपको किसी तरह की बिल्कुल ही एनर्जी की ज़रूरत नहीं है और यहाँ आप रह सकते हैं। और यहाँ पे बल्कि बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स जो हैं, यहाँ पे इनको कहते हैं कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, यानी यहाँ पे ऐसे बहुत बड़े बड़े इजसाम जो हैं स्टक हो जाते हैं L5 पे या L4 पे, क्योंकि अगर कोई इस जगह पे आएगा तो वो हमेशा के लिए इसी तरह रिवॉल्व करता रहेगा। जिस तरीके हम जानते हैं कि जुपिटर जो है, जुपिटर में 1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स हैं, उसका जो L4 पॉइंट है। अब हम आते हैं इस साइड पे कि जो L2 है, ये पॉइंट आखिर क्या वजह है कि ये अर्थ के साथ बिल्कुल इसके साथ मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे एक ज़बरदस्त और पेचीदा किस्म का सवाल पैदा होता है, और वो सवाल ये है कि जो सूरज है, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के रिवॉल्व कर रही है तो उसके गिर्द ऑर्बिट में इजसाम जो हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। वो जितना नज़दीक जिस्म होता है उतना तेज़ हरकत करता है। आपको मालूम है कि मरकरी जो है उसकी स्पीड कहीं तेज़ होगी, और इसी तरीके से उसके आगे फिर वीनस आता है तो उसकी स्पीड फिर उससे कम होगी, अर्थ की उससे कम है, मार्स की उससे कम है। तो जितना जितना ऑर्बिट जो है वो वसी होता चला जाता है उतनी स्पीड कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर L2 पॉइंट जो है इसको तो पीछे रह जाना चाहिए, क्योंकि इसका ऑर्बिट जो है वो वसी है, अर्थ से ज़्यादा वसी है, 1.5 यानी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस जब अर्थ मूव कर रही हो सूरज के गिर्द तो इस पॉइंट को पीछे रह जाना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट क्यों पीछे नहीं रहता? उसकी वजह यह है कि इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो डेफिनेटली L2 पॉइंट पे असरअंदाज हो रहा है। अब उस हिसाब से डेफिनेटली L2 को पीछे रह जाना चाहिए। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो अर्थ की ग्रेविटी है इसका भी पुल इस पर असरअंदाज हो रहा है, इसी L2 पॉइंट पर, जिसको ड्रैग कर रहा है, जिसने इसको अपने साथ रखा हुआ है। L2 की रफ्तार इसलिए स्लो नहीं होती क्योंकि ग्रेविटी, इसकी जो ग्रेविटी है, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ये भी एड ऑन कर रही है और उसने उसको अपने साथ रखा हुआ है। सो अगर हम जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है इसको अगर L2 पर भेजते हैं, और ऑलरेडी स्पेस क्राफ्ट जो हैं मौजूद हैं, L1 पर भी मौजूद हैं और उधर भी मौजूद हैं, लेकिन ये इस हवाले से क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है, और इतनी बड़ी टेलीस्कोप जो है वो जा रही है, 6500 kg इसका वज़न है। तो इतनी बड़ी जो टेलीस्कोप जा रही है, तो इस हवाले से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी टेलीस्कोप को यहाँ तक पहुँचाना। और यहाँ तक जब वो पहुँच जाती है तो आप इमेजिन कीजिए कि एक्चुअली वो ऑर्बिट जो कर रही है वो सन के गिर्द कर रही है। यानी पहले आप जो हबल थी वो 600 किलोमीटर दूर थी, और अगर मैं उसको कहूँ कि 600 किलोमीटर दूर, तो शायद मैं यहाँ पे एक डॉट मुश्किल से, यानी वो समझे कि ज़मीन के साथ चिपक के चल रही है और ज़मीन के साथ इसके गिर्द वो चल रही है। लेकिन ये जो है ये एक्चुअली सन को ऑर्बिट कर रही है, लेकिन बिल्कुल अर्थ के साथ साथ कर रही है। यानी अर्थ हमेशा यूँ होगी और L2 जो है इसी तरह मूव करता जाएगा। सो इसी तरह जो L1 है इसके वाले से आपको सवाल पैदा हो सकता है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर L1 क्लोजर टू सन है, तो इसको तो ऑफ कोर्स इसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए और अर्थ को पीछे रह जाना चाहिए। लेकिन ये पॉइंट भी अर्थ के साथ इसलिए सफ़र करता है कि आप इसकी इस पे जो ग्रेविटेशनल पुल है सन की वो यकीनन ज़्यादा है, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि इसकी जो ग्रेविटी है अर्थ की वो भी इस पे असरअंदाज हो रही है, जो कि इसको तेज़ बढ़ने से रोकती है। सो यहाँ पे एक अजीब ज़बरदस्त किस्म का इक्विलिब्रियम और एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस क्रिएट हो जाता है। और ये किसी भी दो लार्ज बॉडीज़ के दरमियान में है
यानी कोई भी दो लार्ज बॉडीज, मिसाल के तौर पे अगर आप मून को ले लें और जो अर्थ और मून है इनके दरमियान में भी वो 5 पॉइंट्स मौजूद हैं जहाँ पे ऐसा इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है जिसमें 3 पॉइंट्स जो हैं वो कदरे अनस्टेबल, लेकिन जो 2 पॉइंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर स्टेबल होते हैं। सो जेम्स वेब जो है इसको यहाँ पे क्यों भेजा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हबल जो है उस पर रेडिएशन भी असरअंदाज होती है, लाइट जो इवन जो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से वो भी असरअंदाज होती है। इन तमाम चीज़ों से बहुत दूर, यानी अगर आपने सन का मुताला करना है तो डेफिनेटली आप अपनी स्पेसक्राफ्ट को इस साइड पे भेजेंगे, जो कि भेजे हुए हैं और वो सन का मुताला हर वक्त करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेस का करना है और यूनिवर्स का करना है तो फिर डेफिनेटली आप L2 की तरफ भेजेंगे और वहाँ से इसका मुताला करेंगे। सो जेम्स वेब 18 दिसंबर 2021 को जा रही है। सो जेम्स वेब जो कुछ भी करने जा रही है वो कायनाती राजों से पर्दा उठाने जा रही है। उसमें हमको, हमारे बच्चों को इसका हिस्सा बनना चाहिए और इसका हिस्सा हम तभी बन सकते हैं जब हम इन तमाम चीज़ों से आशना होंगे, इनसे रोशनास होंगे, इन टर्मिनोलॉजी से रोशनास होंगे तो हमें मालूम होगा और हम अप्रिशिएट कर सकेंगे कि जेम्स वेब कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। साइंस एंड टेक, वकार अहमद मलिक साइनिंग ऑफ। Welcome back to Expresso, a musical Expresso, I believe. We have a musical treat for you in our own way. खैर हमारे साथ इस वक्त जो सिंगर मौजूद हैं उनकी आवाज़ तो आपने सुन ली, उनका वीडियो भी आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन उनका करा देते हैं। 2 गाने रिसेंटली किए, पहला उनका ट्रैक आया खता के टाइटल से, और ये जो दूसरा गाना आप सुन रहे हैं इसका टाइटल तुरया जा है। इस गाने की खुसूसियत ये है कि इसे साद सुल्तान साहब ने प्रोड्यूस किया है, जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं पाकिस्तान के, यंग हैं लेकिन बहुत मैच्योर म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। और बज़ल हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा नाम इनका बज़ल मुश्ताक है, और इनका एक तारुफ ये भी है कि ये क्रिकेटर हमारे बहुत दिल के करीब मुश्ताक अहमद जो हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके बेटे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त बज़ल हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद भी कहेंगे। बज़ल, वेलकम टू एक्सप्रेसो, होप यू आर डूइंग वेल। कैसा चल रहा है म्यूजिक, और अपने इस गाने के हवाले से बताएं। सब कुछ अभी तक तो आई एम लकी टू बी सराउंडेड विद लाइक सच लेजेंडरी एंड गुड पीपल। लाइक जो मुझे म्यूजिक टीम मिली है, इवन वीडियोग्राफर्स में मोइज़ खान, साद सुल्तान, ये लोग बहुत अच्छे और बड़े नाम हैं और वेरी हम्बल पीपल। तो आई एम लकी टू हैव देम, और अच्छा सिलसिला चला हुआ अभी तो म्यूजिक का। ज़बरदस्त। तो ये बताएं बज़ल, अपने म्यूज़िक का आगाज़ कैसे किया है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है, और फिर जब ज़्यादातर बच्चों को शौक होता है, अपने वालिद को स्पेसिफिकली जब देखते हैं कि हमने भी उसी फील्ड को अडॉप्ट करना है, आपने चूज़ किया सिंगिंग को, सो क्या वजह हुई? अच्छा, मेरा लाइक आई नो लाइक माई फादर इज़ बट लाइक मेरा वैसे कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड रहा नहीं है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि मैं कभी भी उस वर्ल्ड से फैसिनेटेड ही नहीं था, ना मैं उसकी तरफ कभी ध्यान गया। मेरा शुरू से ही इसी वर्ल्ड में और इसी म्यूज़िक में और इस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही मेरा रहा है, और फैसिनेटेड रहा हूँ मैं इस वर्ल्ड से। और बचपन से ही मतलब मैं फिल्मों का बड़ा शौकीन रहा हूँ, म्यूज़िक का बड़ा शौकीन रहा हूँ, तो मुझे वही तब से ही पता था, और बचपन से ही गा रहा था, तो मुझे पता था कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता था कि दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांट टू डू। तो फिर इवेंचुअली आफ्टर माई कंप्लीटिंग माई आर्किटेक्चर, उसके बाद फिर मैंने आके घर वालों से बात की कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एंड दे सपोर्टेड मी। उन्होंने लाइक एंड दे सॉ द टैलेंट इन मी एज वेल, आई सपोज। तो उसके बाद उन्होंने भी सपोर्ट किया और वहाँ से फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया। तो ये जो जिस जॉनरा को आपने चुना, यूजुअली यंगस्टर्स तो थोड़ा ज्यादा कमर्शियल हिप हॉप काइंड ऑफ, आई नो बट आपका जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा, बल्कि काफी ज्यादा अब तो मुझे इस गाने को सुनने के बाद सूफी टच इसमें नजर आ रहा है। बिल्कुल। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? एग्जैक्टली, वैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि आजकल जितने भी मैं जनरेशन देख रहा हूँ, इवन मेरी जनरेशन के भी जो लोग हैं, दे आर ऑल अबाउट रैप या हिप हॉप या उस तरह, विच इज़ ग्रेट। लेकिन मेरा शुरू से ही 90s के मैं म्यूजिक से इंस्पायर हुआ हूँ हमेशा, लाइक किशोर कुमार सानू और इस तरह के लोग। और फिर इवन अभी भी जिस तरह साद भाई भी इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, और इस तरह के मेलो से जो सॉन्ग्स होते हैं, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज लिसन टू। तो बनाना भी फिर मैं उस तरह का ही काम करना चाहता हूँ। ओके, सो दैट्स व्हाई यू ऑप्टेड दिस। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा, पहले आपका गाना आया, उसके बाद उसका रिस्पांस कैसा आया, फिर अब जो ये गाना है नया टुरिया जाए, पंजाबी काइंड ऑफ सॉन्ग, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट वीडियो, बहुत ही जबरदस्त सीन्स हैं और सारा मोइज़ भाई का कमाल है। तो पहला गाना का भी अच्छा रिस्पांस था, अब ये दूसरा अभी रिलीज हुआ है, तो इसका भी अभी तक बहुत पॉजिटिव रिव्यू है, एवरीवन इज लाइकिंग इट। तो अच्छा चल रहा है। जो वीडियो मुश्किल है, और सुबह सुबह गाना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, तो एक वेरी वेल डन। आगे भी काम हो रहा है किसी और ट्रैक पे, या इरादा है? आगे भी है, अभी आगे भी एक और ट्रैक बना रहा हूँ, तो उस पर अभी काम कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
अब्बा ने नहीं कहा कि क्रिकेटर बनो, सिंस यू जस्ट, ये एक ही भाई हैं और इनकी बाकी 3 सिबलिंग्स इनकी सिस्टर्स हैं, बट भाई एक ही हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि यू शुड प्ले नहीं, क्रिकेट? honestly- मे बी इज वाचिंग, इज ही वाचिंग राइट नाउ? I have no idea कि he's watching right now or not. वो खुद उन्होंने कराची कहा, गए हैं। हाँ, अगर उन्होंने कहा तो फिर आपने क्या कहा? कभी उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि लाइक अभी आपने मुझसे पूछा तो मैं भी अभी ये सोच रहा हूँ, वाकई उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि हाँ कि आप क्रिकेट में आओ या हालांकि इतना he's a करो। coach himself. Yeah, exactly. It's a very Thank you, different thank you kind so of tone. much. आजकल वैसे ऐसी टोन, ऐसे vocals youngsters पसंद करते हैं. Exactly. That's really great. Anything that you want to add more to the people who you want कि जो आपको follow करें या जो अभी आपको follow करते हैं, कुछ भी कहना चाहें? I would really want to like एक मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल दुनिया में बहुत हेट्रेड फैला हुआ है, तो जस्ट लाइक जितना आप प्यार फैला सकते हो, जितनी आप हमदर्दी और रख सकते हो, लोगों के साथ मदद कर सकते हो, that will make you the coolest person ever. So be cool, be kind. That's the coolest thing you could do. ये मैसेज फिर मतलब इंडियन फैंस को दें, because बहुत लड़ रहे हैं मैच हारने के लिए. थैंक यू वेरी मच बजर, बहुत शुक्रिया कि आप आए. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक कि Thank आप you so फ्यूचर में much. इतना अच्छा म्यूजिक बनाओ और Thank you. पाकिस्तान के हवाले से हम सुने और इसको एंजॉय करें. Thank थैंक you यू so वेरी much. मच. Thank you. और बजर मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थे, अपकमिंग सिंगर हैं, बड़ा अच्छा म्यूजिक है इनका, आप इनको सुने, फॉलो करें. अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. आप देखते रहिए एक्सप्रेसो. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. चूंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आ चुके हैं और हम आपको एक्सरसाइज लाजमी कराते हैं ताकि सुबह सुबह फ्रेश भी हो, हेल्दी भी रहें, तो उसके लिए हमारे साथ होती है खुशी. सो ओवर टू यू खुशी. थैंक यू अर्मिला. सो गाइस, आज कार्डियो डे है. सो आज हम कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे. रिमेंबर मैंने आपको टबाडा का बताया था, 20 सेकेंड्स ऑन 10 सेकेंड्स ऑफ. ये 4 मिनट्स का होता है. जितनी मर्जी वेरिएशंस कर लें एक्सरसाइजेस की, डिफरेंट वेरिएशन करनी है, डिफरेंट एक्सरसाइज रखनी है, वो रख सकते हैं. बट मैं आपको इसकी 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें हम कार्डियो करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी ऑन द फ्लोर. हमने इंचवर्म करना है विद माउंटेन क्लाइंबर्स. Crawl back, crawl forward, and more mountain climber, and then jump, and then down to plank position. Mountain climbers, go back and jump. One more time, guys. Plank position, back straight, 4 kicks, and go back. Second exercise is on the floor, guys. Second exercise is called plank jacks with commandos. Commandos, elbows on hands, elbows, and then hands, jump, and then elbows, plank jacks, then on your hands, plank jack. Make sure your head to heel is in one line. Plank jacks and plank jacks. Third exercise is on the floor, weighted knee tucks, hands on the back, legs extended, pull and breathe out. Breathe in, breathe out. Fourth exercise is called broad jumps. We're going to jump forward into partial squat position and pedal back and jump. So guys, एक टबाड़ा में 2 rounds होंगे, 20 seconds on, 10 seconds off. So you have to do 4 or 5 टबाड़ास. After every टबाड़ा आपने 2 minutes का रेस्ट लेना है. इसमें आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा. जितना हार्ट रेट आपका कंट्रोल रहेगा उतनी बर्निंग ज़्यादा होगी गाइस. सो डू दीज टबाड़ास एट होम. आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो. सो गाइस, ट्राई दिस एट होम. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच खुशी, सुबह सुबह इतनी अच्छी एक्सरसाइज बताने की. अच्छी और इफेक्टिव, आई होप. बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं करते कम से कम वॉक ज़रूर करें. दिस इज व्हाट डॉक्टर सेज. चूँकि आजकल जिस तरह की खुराक हम खाते हैं, जैसा लाइफस्टाइल है हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घरों में बैठे न रहें. कुछ ना कुछ मूवमेंट हमारी जारी रहनी चाहिए. हेल्थ. चलें जनाब, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे और उससे पहले हम आपको पोल के रिजल्ट्स बताएंगे जो हमने शो के स्टार्ट में अनाउंस किया था कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो आज मैच होने वाला है उसमें कौन जीतेगा. तो 71% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान, जबकि 29% लोगों ने कहा कि न्यूजीलैंड. सो ओवरऑल पाकिस्तान की फेवर में ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा. इजहार से कहेंगे, मोहब्बत के इजहार है, लेकिन अच्छा है और अल्लाह करे हम जीते. मैं फिर कह रहा हूँ कि लेट्स बी हम्बल, लेट्स नॉट बी ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना हो. अल्लाह करे हम मैच जीते. शाम को हम 5 बजे आएंगे, तबसरे लेकर, और क्रिकेट के ऊपर बिलखुसूस बात होगी. प्री मैच है तो ज़रा मज़ा आएगा. और फिर आपसे एक्सप्रेसो में तो कल लाजमी मुलाकात होगी. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. हैव अ गुड डे. अल्लाह हाफ़िज़.